नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आज जंतर मंतर से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो थी जब पीटी उषा यहाँ पर आई और इनसे तमाम महिला पहलवानों से मिली है, मुलाकात की है और उसके तुरंत बाद वो यहाँ से निकली। पर उस बीच में कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है कि पीटी उषा के साथ ऐसा व्यवहार यहाँ पर क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, पीटी उषा जैसे ही यहाँ पर आई तो जो यहाँ पर बहुत समय से लोग प्रदर्शन का हिस्सा हैं, उन्होंने उनसे सवाल उनके सामने ही कर लिए और बैरिकेड्स के अंदर जाकर के उन्होंने तमाम महिला पहलवानों से बातचीत की है। हालांकि महिला पहलवानों ने ये रिवील नहीं किया है कि क्या बातचीत पीटी उषा से हुई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन गया। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ वही व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, वही महिला यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने उनसे उस समय जवाब मांगा। उनसे वो सीधे सवाल करती हुई दिखी है, वीडियो के बीच में सीधे सवाल कर दिया उस समय हुआ था। और पूरे मामले को किस तरीके से आप एलिब्रेट कर करके बताना चाहते हैं, बताइए। देखिए, जब पीटी उषा यहाँ पे आई तो सीधे हमारे खिलाड़ियों से मिलने के लिए आई थी, मिलना चाह रही थी और उनको खिलाड़ियों से मिलाया भी गया। करीब 20-25 मिनट उन्होंने खिलाड़ियों से बात की एकांत में, जहाँ पीछे बैठे हुए थे। उसके बाद हमें लगा कि हो सकता है ये अपने जो बयान दिया था उस पर माफी मांगने आई होंगी और खिलाड़ियों का समर्थन करने आई होंगी, ऐसा हमें लगा। लेकिन जिस टाइम वो उनकी बात खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने माइक में बोलने की तरफ, माइक की तरफ ना जाके वापस जाने के लिए तैयार हुई, तब हम कहीं ना कहीं समझ गए कि 11 दिन से हम देख रहे हैं जो भी हमारे समर्थन में आता है वो माइक में बोल के जाता है कि हम फलाने वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए और हम खिलाड़ियों का समर्थन करने आए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शक पैदा हो गया कि कहीं सरकार ऐसा तो नहीं, पिछली बार बबीता फोगाट को भेजा था इन खिलाड़ियों को उठाने के लिए कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कहीं ऐसा दोबारा ये पीटी उषा को भेज के ऐसा तो कुछ करने वाले नहीं है। जब वो वापस जा रही थी तब वो जब हमारे उसे निकल रही थी तब मैं गेट के आगे खड़ी होकर उनसे पूछा कि आपने थोड़े दिन पहले जो बयान दिया था कि ये यहाँ छवि खराब करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, देश की छवि खराब करा, उनसे मैं पूछना चाह रही थी कि एक आप महिला भी हैं और एक खिलाड़ी भी हैं, तो आपने ऐसा बयान देके महिला शक्ति का अपमान क्यों किया था। लेकिन उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तस्वीरों में कुछ ऐसा दिख रहा था कि उनका कहीं ना कहीं अच्छे से उनको अंदर ले जाने की जगह वहाँ बिल्कुल गेट के सामने ही उनसे सवाल किया जा रहा था। ये कितना सही है? आप मीडिया वालों से सवाल कड़वा तो आपसे भी होगा। मीडिया वालों से मैं बताना चाहूंगी कि जब वो वापस जा रही थी उससे पहले आप देखेंगे मैंने उनका फोटो खींच के, जब वो बैठी हुई थी, जब वो फोटो खींच के ट्विटर पे भी डाला हुआ है, टाइमिंग देख लीजिए, पहले वो खिलाड़ियों से मिल चुकी थी। उसके बाद मैंने ये सवाल किया है। तो मैं ये कहूँगी जैसे ही वो यहाँ से निकल रही थी, वापस जा रही थी, जब खिलाड़ियों से मिलकर वापस जा रही थी तब मैंने उनसे पूछा था कि आप जवाब दे दीजिए कि एक महिला होने के नाते आपने महिलाओं का अपमान क्यों किया। लेकिन उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था और वो बहुत ऐसे गुस्से में दिखी कि ये क्या हो रहा है, और वो जैसे मेरे को हटाना चाह रही थी, लेकिन मैंने अपना हाथ रास्ते से नहीं हटाया कि पहले जवाब दे दीजिए, बाद में बाहर जाइए। क्या पता सच में वो बातचीत करने के लिए आई हो और एक समाधान चाहती हो। तो बातचीत तो मैं सवाल पूछ ही रही थी ना, तब उन्होंने क्यों जो सबके सामने नहीं बताना चाहती हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे अगर आप समर्थन में आए तो डर किससे रहे हैं? अगर वो सच में समर्थन में आई है खिलाड़ियों की तो किससे डर रही हैं, वो किससे छुपा रही हैं? मीडिया के लोग यहाँ पर उन्हें भाषण देना चाहिए था। भाषण नहीं देना चाहिए, हमें भाषण की जरूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि कम से कम मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे तो वो मीडिया वालों से छुप के क्यों भाग रही थी, क्यों नहीं कहा? अगर वो सच्ची थी तो उन्होंने क्यों खुल के नहीं कहा कि हाँ मैं पीटी उषा और मैं खिलाड़ियों के समर्थन में आई हूँ? क्यों नहीं बोला उन्होंने? अगर वो सच में दिल से खिलाड़ियों के साथ थी तो क्यों नहीं बोला? चलिए, मैं और लोगों से भी पूछूं, आपसे भी अब अगला सवाल मेरा रहेगा, थोड़ा सा बने रहिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो मैंने किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो बाहर निकल रही थी और वो मंच पर जाकर के शब्द नहीं बोली। क्या मीडिया के सामने ये एक्सपोज करना तुरंत जरूरी था कि क्या उनकी बातचीत हुई है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पीसी करके ये बताएंगे कि पीटी उषा जी ने क्या कहा है, क्या उनकी बातचीत हुई है, और अब ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कितनी सही लग रही है? देखिए मैडम, आपको बात समझनी चाहिए। जी बता। पीटी उषा को मैडम का धन्यवाद करना चाहिए, साधुवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था इसका मतलब आप क्या समझते हैं? वो कह रही है कि खिलाड़ियों का सड़क पर आना
अनुशासनहीनता है, इससे देश की बदनामी होती है। इनडायरेक्टली वो ये कह रही है कि इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो रास्ता इस देश को आंदोलन का दिखाया था, उससे इस देश की छवि खराब होती है। क्या ये समझ लिया जाए कि पीटी उषा ये कहना चाह रही थी कि महात्मा गांधी का दिखाया रास्ता अगर छवि खराब करता है तो महात्मा गांधी को क्या वो कलंक बता रही थी? साधुवाद इनका करना चाहिए कि इन्होंने एक मौका दिया था कि देश के सामने वो अपनी बात को साफ तौर पर कह करके माफी मांग लेती कि मैं इन बेटियों के साथ हूं। सवाल मैडम पीटी उषा के मामले में सिर्फ दो हैं। सवाल पहला, क्या पीटी उषा उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर उन्होंने अनुशासनहीनता जैसा बयान दिया था, उसी तर्ज पर वापस खिलाड़ियों का अपमान के रूप में यहाँ आई थी? क्योंकि बेहतर होता। एक बात बताइए मुझे, आप बात करिए, बिल्कुल करिए, आगे कंटिन्यूअस रहेंगी बातें निकलती है तभी समझ में आता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप कहते हैं कि हमें आर्टिकल 19 की बात करें तो हमें अधिकार है स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहने का, क्या पीटी उषा को नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी बातों को तो कह देते कि हमको बोलना है, हमको कहना है, अगर हमारा मन है तो हम बोलेंगे, और उसी को अधिकार मानते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पीटी उषा से सवाल पूछा, तो उनको क्यों नहीं है? मैडम पीटी उषा को ये अधिकार है, यही कारण है कि माइक पर हजारों बार हम ये कह चुके हैं कि स्टेटमेंट के बाद भी पीटी उषा हमारे दिलों में बसती है, क्योंकि इसी अधिकार का सम्मान कर रहे हैं, उनकी मेहनत का, संघर्ष का सम्मान कर रहे हैं, देश का वो गौरव है आज भी दिल में बसाए बैठे हैं, इसीलिए क्योंकि उनका सवाल पूछने का अधिकार है। मैडम अधिकार ही तो रहा होगा कि लाखों लोग हमसे ये कह रहे हैं, क्या ये आंदोलन जाट आंदोलन है, क्या ये आंदोलन हरियाणा का आंदोलन है? लोग हमसे सड़कों पे पूछ रहे हैं, बस में पूछ रहे हैं, मेट्रो में पूछ रहे हैं, हम सबका जवाब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 के तहत उन्हें आजादी मिली है पूछने की। अगर उनके पास आजादी है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया कि यहाँ एक महिला जिसके दिल में एक दर्द था, जो रो रही थी बेटियों को देखकर, एक मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी मां से सवाल पूछ लिया? क्या ये मुश्किल सवाल था क्या? दूसरा जवाब और भी है मैडम, सवाल यही है कि चलो सवाल को भी हम थोड़ी देर दूर रख देते हैं। मैडम बेहतर होता कि पीटी उषा एक पद पर है, वो जाते दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, दिल्ली पुलिस के पास, कि अगर पोक्सो में एफआईआर है तो गिरफ्तारी कब होगी? अच्छा ये बताइए मुझे, उसके तुरंत बाद यहाँ से ये तस्वीरें निकली कि बजरंग पुनिया ने वहां पर तमाम जो महिला पहलवान जो कम उम्र की थी, बेहद कम उम्र की थी, उनको कैमरे के सामने खड़ा किया और मीडिया के सामने ये बताया, ये दिखाया कि ये उत्तर प्रदेश से है, ये हरियाणा से है, ये दूसरे और राज्यों से है। ये तस्वीरें निकली, मुझे उन तस्वीरों को देख करके ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों में बातचीत नहीं हो पाई है उतने ढंग से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले प्रेस के सामने ये सारी चीजें रखते कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं और हम ये कदम पीछे लेते हैं, एक स्टेप पीछे हटते हैं। क्या मान मैडम बात को समझ लीजिए, दूध का भूखा छाछ को भी ठंडा करके पीता है। हमारे साथ एक बार पहले धोखा हो चुका है जनवरी में, बबीता फोगाट, तमाम कमेटियों के वादे, और हम यहाँ से मात्र 2 दिनों में वापस चले गए। हमने किसी को अपने मंच पर आने नहीं दिया। कितना सम्मान किया इस देश की सरकार का। हमने इतना कहा कि हम आए सिर्फ सरकार से मिलने, सरकार हमारे पास 2 ही दिन बाद आ गई, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, एक कमेटी बनेगी। मैडम उसका कुछ हुआ नहीं, 3 महीने बीत गए। इसका मतलब हमारे साथ एक बार इस तरह की बरगलाने की कोशिश में लोग कामयाब रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपसे पीटी उषा को लेकर के पूछे, आपने उन जवाबों में ये संदेश दिया है कि आप क्या समझते हैं उनके बारे में, और इन विजुअल्स को लेकर के भी क्या समझते हैं। इसी कतार को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ब्रजभूषण सिंह ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दिखे कि ये जो पहलवान बैठे हैं अंदर, उनमें से कोई एक ऐसा चेहरा हो जो चुनाव में उतर जाए। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट है और सीधे सीधे दिख रहा है। और एक और बड़ी बात कही, सीना ठोक करके उन्होंने कहा है कि केवल एक सबूत भी अगर मेरे खिलाफ मिल जाए तो मैं खुद कार्रवाई के लिए कहूंगा या फिर मैं खुद सामने आऊंगा, अगर यौन शोषण के मामले को लेकर के एक सबूत भी सामने आ जाए। मैडम 2 बातें आपने कही हैं, 2 बातें आपने कही हैं, बिल्कुल दोनों सवाल में अलग अलग देखता हूं। आपने कहा कि इनमें से कोई चेहरा हो सकता है कि चुनाव में उतर जाए। नहीं, मेरा नहीं, उनका बयान है। मतलब वो ये कह रहे हैं। मैडम 2 बातें हैं, इस 140 करोड़ के भारत में अगर एक आदमी ब्रजभूषण ऐसा ढूंढ कर निकाल दे, खुद को भी शामिल कर रहा हूं उसको, जो अपनी बहन की इज्जत दांव पर लगा करके पद पाना चाहता हो, अगर 140 करोड़ के भारत में ऐसा एक भी आदमी मिल जाए तो हम उसकी बात मान लेंगे। अरे राजनीति, पद, सांसद, इतनी छोटी चीजें हैं, कोई अपनी बच्ची की इज्जत दांव पर लगा करके राजनीति करना चाहेगा? कैसी बातें जनाब कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक भी सबूत अगर दिखा दे, ये बात डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन करके कह दे, उन्हीं प्रधानमंत्री को। पीएम मोदी पर पहुंच गए, वो कह रहे हैं, उन्होंने इसीलिए कहा कि मोहरा तो मुझे बनाया जा रहा है, इशारा कहीं और। पूरी बात सुन लीजिए मैडम, प्रधानमंत्री को बीच में वो लेके आए हम नहीं। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री ये
कह दें कि मुझे इस्तीफा देना है तो मैं दे दूंगा। इसका मतलब अब हमें गुजारिश प्रधानमंत्री से करनी है, क्योंकि ये खेल किसके पाले में चला गया? प्रधानमंत्री के। किसने डाली है बोल पाले में? ब्रजभूषण ने। तो प्रधानमंत्री, क्योंकि अब उनके कहने पर इस्तीफा हो सकता है, एकमात्र उम्मीद के कारण प्रधानमंत्री हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से तुरंत फोन करके कह दे कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाइए, 8 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में तुरंत जांच को दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, हिसाब हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने 3 चेहरे बताए कि पीएम मोदी, फिर उन्होंने ये करेक्शन भी किया कि अगर अमित शाह भी कहते हैं, जेपी नड्डा भी कहते हैं, यानी कि 3 बड़े चेहरे अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहलवानों को मेरे इस्तीफे से संतुष्टि है तो मैं तो ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको पत्रकार के सामने कहा कि मैं अभी आपको इस्तीफा दे दूंगा, तुरंत लिखवा लीजिए मुझसे। सीधे सीधे वो बहुत सारी चीजों को सामने खुल करके उन पर बोलते हुए दिख रहे हैं, पीछे नहीं भागते हुए। जी मैडम, एक बात और भी है, देखिए ये जो बयान है 2-3 दिन से उनका आ रहा है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। हमें लगता है बात दूसरी बात पर कर लेते हैं जिससे इस देश का नुकसान हो रहा है। मैडम देखिए, ये आम लोग नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस करनी है, ये इस देश का गौरव है। दोबारा अगर भारत को चमकना है तो साथ में इन्हें रखना होगा। ये खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, उम्मीद अभी न्याय की है नहीं। कल राकेश टिकैत जी ने भी साफ साफ कहा कि हम यहाँ मैट लाना चाहते हैं खेलने के लिए, इनकी प्रैक्टिस के लिए। दिल्ली पुलिस उस मैट को ना रोके, अपने पैसे के लिए हम मैट लेके आएंगे, ये खिलाड़ी यही अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर एक भी वक्त इनकी प्रैक्टिस छूटती है तो इससे देश हारता है। और ब्रजभूषण के कुकर्मों की सजा ये देश नहीं भुगत सकता इस रूप में कि इतने बड़े खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें। तो मैं बात अब ब्रजभूषण से वाद विवाद होता रहेगा, क्योंकि मामला बहुत लंबा है, सलाखों के पीछे हमें ले जाना है। आप कह रहे हैं लंबा खींचने में? जी, सफर लंबा है। क्या राकेश टिकैत की बातों में दम है जो उन्होंने कहा कि 45 दिन का इलाज, ये उन्होंने मेंशन किया? पहले 45 होता है जी। देखिए, आंदोलन के हमारे पहले से इलाज तय हो रखे हैं कि पहले हम 41 दिन दवाई देते हैं, अगर आराम नहीं लगता तो हम फिर कोर्स बदल देते हैं, दूसरी दवाई लाते हैं दूसरे पड़ाव की। अगर दूसरे पड़ाव में भी इलाज नहीं मिलता तो फिर हम जब बीमारी को जो है उसको ट्रैक्टर पे बैठाते हैं। देखो, राकेश टिकैत की भाषा को आप बोल रहे हैं? राकेश टिकैत की भाषा इस देश की भाषा बनी थी 13 महीने के आंदोलन में, और जब आंदोलन का जिक्र होगा तब राकेश टिकैत की भाषा इस देश की भाषा होगी। ये बात आप समझ लीजिए। 2 बातें मैडम और भी कहना चाहता हूं आपको मैं, आपका ध्यान में, देखो टीवी मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आप जैसे मेहनती लोग हमारा सच दिखा रहे हैं। टीवी मीडिया को सरोकार इस देश से खत्म हो गया, क्योंकि गुलामी की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। मैं थोड़ा सी गुजारिश प्रिंट मीडिया से करना चाहता हूं, मेरे हाथ में आज के टीवी अखबार मीडिया पूरे दिन आपके लिए करती रहती है, हाँ। तस्वीरें दिखा रही है जितना वो दिखा सकती है। हाँ, लेकिन उसके नीचे हेडलाइन, हाँ उसके, मैडम सुनिए, तस्वीरें दिखा रही है, तस्वीर के नीचे हेडलाइन जाकर के चेक करिए। हम पागल लोग नहीं है, इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं। तस्वीर के नीचे हेडलाइन चला रही है, ब्रजभूषण ने खोले एक-एक के राज, अब होगा सबका इलाज। अगर इस तरह की छवि इन बेटियों की टीवी मीडिया पेश करेगा तो टीवी मीडिया जिस गुलामी की जिंदगी को जी रहा है उसका जिक्र किया जाएगा। मैं आपको पूरी बात पे आता हूं मैडम। देखिए, मेरे हाथ में आज का इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, और इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार को अगर आप देखेंगे, इसने कल राकेश टिकैत का आना बड़ा मुद्दा था, धरना प्रदर्शन बड़ा मुद्दा है, चैंपियनशिप बेटी यहाँ बैठी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, हमारी नजर बरकरार है, लेकिन आज जो रिपोर्टिंग हुई है 20वें पेज पर हुई है। तो अगर 20वें पेज पर इतनी बड़ी खबर आएगी, और पहले पेज पर खबर है कि तिहाड़ जेल में आरोपी एक गैंगस्टर की हत्या हो गई। देखिए, कभी भी गैंगस्टर की हत्या चैंपियन बेटी के बराबर नहीं हो सकती। तो प्रिंट मीडिया से मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम यहाँ चैंपियन बेटी बैठी है जो इस देश का गौरव है, प्रिंट मीडिया अच्छे से छापे। दूसरी बड़ी बात, बहुत बड़े अखबारों पर गुजारिश कर रहा हूँ, सवाल नहीं, गुजारिश उठा रहा हूँ, नहीं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। देखो, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग इंडियन एक्सप्रेस ने आज से पहले किया है मैडम, आज 20वें पेज पर है, इससे पहले बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, ये भी मैं ही कह रहा हूँ। इससे पहले बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई, बहुत अच्छे फैक्ट्स वहां से आए, ये भी मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन आज 20वें पेज पर है। एक दिन विश्वास आपका उठ जाता है, केवल एक दिन में विश्वास। मैडम, रिक्वेस्ट है, ये सवाल नहीं है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, सवाल नहीं है मैडम। हम सवाल नहीं दाग रहे उनकी नियत पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया अच्छा छापता है, उनसे मैं उम्मीदें हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करता है अपने ही इंसान से लोग। एक दूसरी बात और भी है मैडम, देखिए महिलाओं के मामले में ये देश कहां जा रहा है। इस देश में आज द हिंदू अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, अगर आप गौर से देख पाए, इसके फ्रंट पेज पर देखिए क्या खबर छपी है कि बिल्किस बानो गुजरात में अगस्त 2022 में को रिहा कर दिया गया जेल से। वहां जिस जस्टिस के.एम. जोसेफ कह रहे हैं कि वो चाहते हैं मैं इस केस की सुनवाई ना करूं। वो कौन है? कौन है वो? कौन इतना ताकतवर इस देश में है जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को यह तय कर रहा है कौन केस सुनेगा कौन नहीं? इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं। आज ही का द हिंदू अखबार, के.एम. जोसेफ का कल की सुनवाई में स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं बिल्किस बानो की सुनवाई करूं। जब इस देश में रेपिस्ट छूटेंगे और वो ये भी तय
कर पाएंगे बाहर से कि कौन सा जज सुनेगा कौन सा नहीं, महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। मैं कम शब्दों में पूछती हूँ, इतने सारे अखबारों को दिखाने का क्या मतलब है? आप यहाँ पर लेकर के आए, कुछ सोच समझ के लेकर के आए मैडम, चारों तरफ से महिला अखबार नहीं है, सारे ये मैडम चारों तरफ से महिलाओं के खिलाफ शोषण की खबरें आ रही हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में माँ और बहन को सम्मान कब मिलेगा? लोकतंत्र की माँ कब तक अपनी बच्ची के सम्मान के लिए इस तरह कराती रहेगी? अंत में एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आपने कहा हमारे राकेश टिकैत जी, तो मैं उन्हीं राकेश टिकैत के बयान को यहाँ पर कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि अब हम हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर अवेलेबल होंगे, आपको जो सवाल पूछना है हमसे पूछिए। इन महिला पहलवानों को सवाल पूछने की जगह हमसे पूछिए। तो क्या मान लिया जाए कि राकेश टिकैत जंतर मंतर आने वाले हैं पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ? किसान अंदर खाने क्या तैयारी कर रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी हुई है, उसको जरा यहाँ पर बताइए कि क्या अंदर चल रहा है। बिल्कुल मैडम, आधा स्टेटमेंट आपने कोट किया। मैं पूरा एक और चीज 2024 करीब है, राजनीति क्या मान लिया जाए इसको? क्योंकि 2024 करीब है, मध्य प्रदेश के चुनाव है, वहीं कर्नाटक का चुनाव सर पर है, चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग चल रही है, वहीं राजस्थान को देख ले, इतने सारे चुनाव, उस बीच में ये कदम उठाना क्या मान लिया जाए? मैडम आपने आधा स्टेटमेंट कोट किया राकेश टिकैत का, मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम यहाँ भले ही फिजिकली ना रहे, लेकिन मेंटली और आइडियोलॉजिकली हम हर वक्त यही प्रेजेंट हैं, हमारा आना जाना यहाँ लगा रहेगा। अभी यहाँ ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम चाहते हैं कि 10, 5, 20, 50 लोग जो भी यहाँ हैं वही बस रहे, भीड़ की गुजारिश हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें वक्त लग सकता है। आंदोलनों को हम बड़े स्तर पर ले जाएंगे, पूरा स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, ये भी राकेश टिकैत कह के गए कि इस देश में हर जिले के मुख्यालय को इस देश का किसान बेटी के सम्मान में नजर आने वाला भाई जिला मुख्यालय में डीएम के घर जाकर के प्रदर्शन करेगा, डीएम के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगा कि न्याय कब मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, 2024 का चुनाव, मैडम कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री बार बार वहां जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव के मुद्दे में हनुमान जी बीच में खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, इस देश में सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान कैसे हो सकता है? सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान, कैसे दो चीजें एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं? उन्होंने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया। अंतिम सवाल, जब पीटी उषा को आप इस तरीके से यहाँ से विजुअल्स निकलेंगे तो अगली बार को अगर कोई बात होगी, कैसे कोई यहाँ पर आएगा, कैसे कहीं ना कहीं बातचीत हो पाएगी? इस तरीके से हुआ सवाल पूछना इतनी बुरी बात नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं हो गया कि पीटी उषा को यहाँ से निकलना भारी हो गया, उन्हें घेर लिया गया। एक छोटा सा सवाल पूछ लिया गया, सवाल उनसे सरकार भी कई बार पूछ लेती होगी, क्योंकि वे एक पद पर है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। वैसा ही एक सवाल जो लोगों के दिल में दर्द था उससे पूछ लिया गया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए सवाल हमसे भी वो पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। आप हमसे कितने कड़े सवाल पूछते हैं, आप हमें कटघरे के घेरे में खड़े रखते हैं। क्यों ना मान लिया जाए आप राजनीति कर रहे हैं, क्यों ना मान लिया जाए हरियाणा का ये आंदोलन है, क्यों ना मान लिया? हम जवाब देते हैं ना मैडम, सम्मान से देते हैं। एक जवाब अगर वो दे देती तो कौन सा उनका कद छोटा हो जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि उसी समय जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए मैडम। दो बातें हैं, दूसरी महिला वहां पर बिल्कुल बिल्कुल बीच में रहती, बिल्कुल जवाब दे देती तो बेहतर होता। इस देश को एक पॉजिटिव संदेश जाता, हर छोटी बच्ची को हिम्मत मिलती कि पीटी उषा जैसी महिला भी इस देश के महिलाओं के सम्मान में खड़ी है। लेकिन शायद वो मौका गवा गई, वो मौके का फायदा नहीं उठा पाई। एक अच्छा मौका था जिससे इस देश को संदेश जाता, क्लैरिफिकेशन जाता। मैं तो कहता हूं बेहतर होता कि पीटी उषा तुरंत अंदर जाती और माइक लेती कि मैं साधुवाद करती हूं महिला का जिन्होंने सम्मान चुका। मैं भूल गई थी इस बात का जवाब देना। उस बात का मतलब ऐसा नहीं था जैसे देश ने समझ लिया, या फिर अगर कह भी दिया हो तो मुझसे कोई गलती हो। 130 करोड़ की जनता को यहाँ से क्या मैसेज है, जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार बैठे हैं? मैडम 130 करोड़ की जनता को एक ही मैसेज है, करेक्शन कर दूं, 130 से 140 हो चुकी है। बिल्कुल 140 करोड़ की जनता को एक ही मैसेज है, बरसती हुई बूंदे हैं। अगर आपका कैमरामैन सिखाता है, मेरी बहन बरसती हुई बूंदों में न्याय मांग रही है। मैसेज सिर्फ एक है कि अगर बरसती हुई बूंदे दीवार से मिटा देती है तेरी तस्वीर, तो क्या हम दीवार पर तेरी तस्वीर बनाना छोड़ दें? यही प्रधानमंत्री से बात है कि अगर ये बरसती हुई बूंदे, आपकी ताकत, आपकी सत्ता हमारे तमाम सवालों को धराशायी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्याय के लिए सवाल पूछना छोड़ देंगे, सवाल पूछते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।